नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 और शो की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, कोई अता पता नहीं, लापता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई कि ईडी ने 36 लाख कैश जब्त किया है हेमंत सोरेन के घर से। आप जानते हैं, इससे पहले हमने आपको ये खबर भी दी थी कि BMW गाड़ी भी ईडी ने जब्त की है। और अब खबर ये मिल रही है कि न सिर्फ BMW कार बल्कि 36 लाख कैश भी जब्त किया गया है ईडी की तरफ से। ये दिल्ली वाला घर हेमंत सोरेन का, यहीं से BMW कार और क्या कैश भी यहीं से बरामद हुआ है जिसको जब्त किया है ईडी ने। इसको लेकर जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं ये नोटों की गड्डियां। ये जो नोटों की गड्डियां हैं ये 36 लाख रुपया है। और इस 36 लाख का क्या रहने वाला है हिसाब किताब, क्या ब्यौरा देंगे हेमंत सोरेन? सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे ना जब हेमंत सोरेन सामने आएंगे। दरअसल कहां है हेमंत सोरेन? अभी तो फिलहाल सबसे बड़ा सस्पेंस इसी को लेकर है। कल 29 जनवरी थी। ईडी की टीम दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही थी। हेमंत सोरेन को तलाशा जा रहा था, लेकिन वो हेमंत सोरेन जिन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उनके सुरक्षा कर्मियों को कुछ अता पता नहीं, उनके किसी स्टाफ मेंबर को कोई अता पता नहीं। हेमंत सोरेन कहां हैं किसी को कुछ पता नहीं। वो हेमंत सोरेन जिनको अगर घर से बाहर निकलेंगे तो फिर सुरक्षा घेरे में ही बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की श्रेणी सुरक्षा वाली उनको मिली हुई है, ऐसे में वो हेमंत सोरेन क्या अपने सुरक्षा कर्मियों को भी चकमा देकर चुपचाप घर से निकल गए? कहां हैं हेमंत सोरेन? यही सबसे बड़ा सवाल, यही सबसे बड़ा सस्पेंस। 24 घंटे हो गए हैं, ये सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है, मिस्ट्री बढ़ती जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर, 36 लाख कैश और BMW कार जब्त किए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, ये BMW कार भी और 36 लाख कैश भी यहीं दिल्ली वाले घर से ही जब्त किया गया? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जब कल ईडी की टीम यहाँ पर घर पर मौजूद थी तो तकरीबन 15 घंटे ईडी की टीम रही है। और हेमंत सोरेन के जो दिल्ली वाला घर है वहाँ से BMW कार और 36 लाख रुपए के अलावा कुछ अहम दस्तावेज भी ईडी की टीम ने बरामद किए हैं। और जो BMW कार है वो ईडी मुख्यालय में अभी खड़ी हुई है। फिलहाल क्योंकि कल हेमंत सोरेन ने ये साफ किया था लेटर के जरिए कि 31 तारीख को वो ईडी के सामने पेश होंगे। अब ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन कल पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। जी नहीं, सस्पेंस तो इसको लेकर भी है ना, पेश होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है वहां से तो चिट्ठी लिखकर कहा गया ईमेल के जरिए कि साहब 31 जनवरी को पेश हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आज सुबह वो जो चिट्ठी सामने आई है उसमें तो साफ तौर पर ईडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, ये कहते हुए कि साहब हमारे यहाँ तो बजट सत्र होने वाला है और ऐसे में ये जो दबाव बनाया जा रहा है ईडी की तरफ से कि 31 जनवरी से पहले पहले आपको पेश होना है। तो अब तो प्रश्न चिन्ह कि 31 जनवरी को भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे। मनोज जी बिल्कुल, देखिए अभी तक एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 10वां नोटिस अभी ईडी ने दिया था, इससे पहले ईडी कई नोटिस देती रही है, उससे पेश नहीं हुए थे और अपनी व्यवस्था का लगातार हवाला देते रहे थे। तब इन्होंने खुद ईडी को कहा था कि ईडी इनके पास पूछताछ के लिए आ सकती है। तो यही वजह है कि ईडी ने 20 जनवरी को पूछताछ की थी, लेकिन तमाम जो सवाल थे ईडी के रह गए थे। यही वजह थी कि ईडी ने 9वां नोटिस दिया और उसके बाद 10वां नोटिस दिया है। तो 10वें नोटिस पर अब 29 से 31 तक का समय था और 29 तारीख को जब ईडी पहुंचती है इनके पास तो हेमंत सोरेन अचानक गायब हो जाते हैं और अपनी तरफ से लेटर भेज देते हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि कल भी क्या ये ईडी के सामने पेश होंगे या फिर नहीं होंगे। और इस बीच आज के दिन ईडी का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि 29 जनवरी हमने देखा दिल्ली में जो अलग अलग जगह जहां पर हेमंत सोरेन हो सकते थे, उनका आवास, झारखंड भवन, उन तमाम जगहों पर ईडी की टीम गई है। लेकिन ईडी की टीम को बेरंग लौटना पड़ा, हेमंत सोरेन मिल नहीं पाए। अब हेमंत सोरेन की तरफ से कल शाम तक जो दफ्तर से उनकी चिट्ठी में लिखकर कहा गया था 31 जनवरी को पेश हो जाएंगे, आज सुबह नया डेवलपमेंट। आज सुबह खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जो चिट्ठी सामने आई है उसमें तो उन्होंने एक तरीके से 31 जनवरी को पेश होने की कोई बात कही नहीं है। वो तो उल्टा सारा का सारा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार और ईडी पर फोड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि आज के दिन ईडी का रुख क्या रह सकता है? मनोज देखिए रोमाना, इस वक्त मैं ईडी के दफ्तर पर ही मौजूद हूँ और तमाम जो आलाधिकारी हैं वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और एक मीटिंग यहाँ पर अंदर एक चल रही है। और यही हो सकता है कि कल के लिए जो रणनीति है वो ईडी की तरफ से तैयार की जा रही है कि क्या
सवाल होंगे। अगर हेमंत सोरेन कल पहुंचते तो जो सवाल ईडी के रह गए थे वो उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या हेमंत सोरेन जो पहले लेटर भेजा था वो सही था या दूसरा लेटर भेजा है वो। तो अभी यही हमको देखना होगा कि कल हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर वो ईडी को ही कहते हैं कि वो उनसे आकर पूछताछ कर सकते हैं। तो ये कल ही साफ हो पाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मनोज। आगे आपसे मैं अपडेट लेती रहूंगी, रहिए हमारे साथ। तो कुल मिलाकर देखिए, इस वक्त जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो ये कि ईडी की टीम ने न सिर्फ BMW कार बल्कि 36 लाख रुपए नकद भी बरामद कर जब्त किए हैं हेमंत सोरेन के घर से, जहां कल 15 घंटे तक ईडी की टीम मौजूद थी। और इस बीच ये जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप पोस्टर एक देख रहे हैं ना, जहां लिखा हुआ है गुमशुदा की तलाश, 11,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है, जो भी जानकारी देगा गुमशुदा के बारे में। ये दरअसल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। ये बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पर, तलाश है झारखंड के गुमशुदा मुख्यमंत्री की। जिन किसी भी सज्जन को ये व्यक्ति दिखे तो दिए गए पते पर तुरंत सूचित करें। सही जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए नकद राशि दी जाएगी। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी जो है इस पूरे मामले में सियासी तड़का लगाती हुई नजर आ रही है। अब मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ आज के 12 से 2 देश के पॉलिटिकल शो में जो खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, एक एक कर जल्दी से परिचय कराते हैं। दिखाइए जरा सबके चेहरे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी, रामकृपाल सिंह जी, और आप देख सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे, दिन की बड़ी सियासी खबरों को डीकोड करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं, और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वही झारखंड को लेकर है। सीएम हेमंत सोरेन पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से ईडी के लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। ईडी कल उनसे दिल्ली में उनके ठिकाने पर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन हेमंत सोरेन तो गायब, मिले ही नहीं। दिल्ली के एयरपोर्ट पर सीएम साहब का जो चार्टर्ड प्लेन है वो खड़ा हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है, झारखंड की राजधानी रांची में हलचल तेज। रांची में संवेदनशील जगहों पर धारा 144 लागू। और ये कौन कौन सी संवेदनशील जगह है जहां धारा 144 लागू किया गया है? ये है सीएम हाउस, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और साथ ही साथ ईडी का दफ्तर। तो इन तमाम जगहों पर फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। 14 अतिरिक्त डीएसपी रांची में तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी अगले आदेश तक रांची में ही तैनात रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और सुरक्षा को लेकर किस तरीके की हलचल हो रही है, झारखंड के डीजीपी को तलब किया गया। तो झारखंड के डीजीपी को तलब किया है, राज्यपाल ने झारखंड के डीजीपी को तलब किया है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार झारखंड किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव भी तलब किए गए हैं। राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं सभी आला अधिकारी। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती की होगी ना आपने, जो आपको डर है कि ये पूछताछ नहीं है। जैसे कल ही लालू प्रसाद जी, आपको ध्यान हो कि उन्होंने साहस दिखाया, वो 10 घंटे तक जो है ईडी के सामने थे। एक 75 साल के आदमी जो है ईडी के सामने थे। आप अपने आप को जवान करते हो, आप अपने आप को मजबूत करते हो। आपको ध्यान हो कि गुजरात में भी जब जब माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, जब जब उनको जहाँ जहाँ बुलाया गया, एसआईटी में बुलाया, ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, कोई एक भी छोटा सा इंसिडेंट नहीं है जबकि माननीय मोदी जी ने इन एजेंसीज का सामना नहीं किया। हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एजेंसी का सामना करना हमारा कर्तव्य है। और नेता के तौर पर हम ये दिखाते हैं जनता को कि हम जो है सहयोग कर रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे से गायब हो जाना, जो BMW दिखाई दे रही है, जो मेरी जानकारी है विनोद सिंह, जिनके यहाँ की इनकम टैक्स का रेट पड़ा था और जिनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपये का लेन देन किया। वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगौड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते, कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा
तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे लिए। लेकिन सर वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पत्र लिखकर बाकायदा कह रहे हैं कि टेंटेटिव मैं हूँ, बजट सेशन होने वाला है, जानबूझकर इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूरा ये है, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, बहुत सारे सवाल पत्र के माध्यम से जो उठाए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री को पत्र देना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना है, उनको यदि यही बातें करनी है तो प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि नहीं, वो चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब ये कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना, आप कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो, आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो संभावित दौरा है, 4 तारीख को धनबाद में जो है दौरा है, 3 तारीख को शायद हो सकता है कि रांची में प्रधानमंत्री जी रांची में स्टे करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भी सिक्योरिटी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाए हुए हो। पूरा का पूरा प्रशासन, झारखंड का प्रशासन रांची में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द है। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं धनबाद, डीजीपी मुख्यमंत्री मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं। आज ही मैं आपको बताऊं, मेरे पास पत्र है, आज मेरे प्रिविलेज पर झारखंड के मुख्य सचिव को, झारखंड के डीजीपी को, झारखंड के होम सेक्रेटरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था। पार्लियामेंट्री कमेटी में वो नहीं आ रहे हैं और रीजन ये दे रहे हैं कि ईडी की जो जांच चल रही है, क्या आप पूरे ब्यूरोक्रेसी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बना लियो? उसको प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, उसको संसद की चिंता नहीं है। कल ही उन्होंने चिट्ठी भेजा है मुख्य सचिव ने कि हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप ही ने इस मामले को उठाया लोग माध्यम से और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली आपके टच में है, लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हो रही हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू, लेकिन आपको लगता है कि अब वो सामने आ जाएंगे और तमाम, क्योंकि बार बार आवाज़ उठ रही है, बार बार सभी पूछ रहे हैं कि एक राज्य का अगर मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर जिससे मैंने लोकपाल में कंप्लेन किया था और सीबीआई ने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। इसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं। उस लोकपाल की भी जांच को जो है 2 साल से वो रोके हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है 22 तारीख को, आपको ध्यान हो, और उसने ये कहा है कि आप लोकपाल में जाइए, जांच का सामना कीजिए। 15 फरवरी को लोकपाल ने इनको अंतिम मौका दिया है और वो केस जिस दिन खुल गया, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2024 में यदि एक केस खुल गया तो सोरेन परिवार में कोई ऐसा आदमी, केवल दुर्गा सोरेन जी के बच्चे और शायद हेमंत जी के बच्चे या बसंत जी या उनकी वाइफ होंगे, यही सब ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल होंगे। नहीं तो सोरेन परिवार में कोई आदमी चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं होगा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का आप सुन रहे थे, पूरी तरीके से आक्रामक सीधा निशाना साधते हुए सोरेन परिवार पर। वो जो कानून व्यवस्था को लेकर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त झारखंड, रांची में, वहां संवेदनशील जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दीपक रावत हमारे सहयोगी ने रांची के जो एसएसपी हैं चंदन सिन्हा, उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। रांची में इस वक्त जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हमारे साथ एसपी साहब, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? क्या धारा 144 भी लागू किया? बिल्कुल, जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पर एसडीएम ने एनालिसिस करके 144 इन्फोर्स किया है। हम लोग जो है ऑल सेंसिटिव पॉइंट्स पे सफिशिएंट पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस ऑफिसर लगाए हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सारी जगह बिल्कुल शांति व्यवस्था है।
सवाल ये भी उठ रहा है कि सीएम साहब की साथ जो सिक्योरिटी होती है उसके थ्रू भी जानकारी नहीं मिल पा रही कि सीएम साहब हैं कहाँ पर। क्या अब तक कोई सूचना मिल पाई है कि वो कहाँ पर हैं, कब तक रांची आ रहे हैं, कुछ इस बारे में? नहीं, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। फिलहाल सर स्थिति कंट्रोल में है, आप कंट्रोल में 100% कंट्रोल में। इनपुट्स हैं कि कल हंगामा हो सकता है जिस दौरान ईडी सीएम से पूछताछ करने के लिए उनकी आवाज़। संवेदनशील मसला है, हम लोग सारा प्रिकॉशन लिए हुए हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो एसपी ये कह रहे थे कि संवेदनशील मसला है, हर जगह प्रिकॉशन लिया हुआ है, जगह जगह पर तैनाती बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, धारा 144 भी लगाई गई है कई इलाकों में। तो सीधे तौर पर रांची में जो स्थिति बनी हुई है, जो राजनीतिक घटनाक्रम बना हुआ है और जिस तरीके से 31 तारीख को ईडी को अपने आवास पर पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन ने बुलाया है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता समर्थक हैं जेएमएम के, वो रांची में इकट्ठा हो सकते हैं। ये वजह है कि तमाम प्रिकॉशन इस वक्त पुलिस भी लेकर चल रही है। कैमरा सुनील कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, रांची। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए रांची ग्राउंड जीरो हमारे सहयोगी वहां पर डटे हुए हैं। और इस बीच सवाल बड़ा ये हो जाता है पॉलिटिकली कि ये गुमशुदगी की मिस्ट्री या फिर विजय जी ये सोरेन की स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है कि सोरेन साहब की स्ट्रेटजी है कि वो अपना जो ऑल्टरनेटिव है, ये खड़ाऊ राज किसको सौंपे, पत्नी को ये तो उनको तय करना है, लेकिन जो संभावनाएं लग रही हैं, लेकिन वो खड़ाऊ राज किसको सौंपे, उनको लग रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी होनी है तो गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना है और उसके बाद कौन उनका सबसे विश्वस्त हो सकता है। जो बिहार का जैसे उदाहरण हमारे पास लालू जी का है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, राबड़ी जी की तरह से वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को दे सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है, लेकिन वो उनको तय करना है और उसी स्ट्रेटजी के तहत वो ये कर रहे हैं। लेकिन जैसे निशिकांत जी ने कहा कि 355 आर्टिकल यूज करना चाहिए जी, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि राज्यपाल इसकी अनुशंसा करेंगे, रेकमेंड करेंगे, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम फिलहाल झारखंड में नहीं दिखाई देती है। लेकिन ये हैरानी है कि जो लॉ मेकर्स हैं वो ही कानून से बचते रहे, उनको सामने आना चाहिए था और बताना चाहिए था, कारण भी बताना है कि नहीं आ सकते। जो बात आप कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है तो फिर क्यों? क्या मान चुके हैं हेमंत सोरेन कि अब की बार जब वो ईडी के सामने जाएंगे तो फिर उनकी गिरफ्तारी तय है? तो एक तरफ ईडी की जांच से बचने की कोशिश में हेमंत सोरेन, उनका कोई सुराग ईडी को मिल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो पटना ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। और इस बीच बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी मीडिया के सामने हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर निशाना साध रहे हैं। वो 40 पेज हैं जो उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के 30 साल बाद प्रकाशित किए जाएं, जो 1988 में प्रकाशित हुए थे। आइए साहब, राजीव गांधी जी के जमाने में एक अखबार उनके खिलाफ लिख रहा था तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा और बिजली काट दी गई थी। और आज की युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए, राजीव गांधी जी के जमाने में एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट आया था जिसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वो जिसकी चाहे चिट्ठी खोलकर पढ़ सकती है और आपत्तिजनक बात लिखे तो कार्रवाई भी हो सकती है। जैसे आप कल्पना करिए कि सरकार आज आपके सारे कम्युनिकेशन पढ़े और पढ़कर केवल उसी के आधार पर कार्रवाई कर सके। वो तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने उसे पास नहीं होने दिया था। पीवी नरसिम्हा राव, अभी मैं इंदिरा जी की बात नहीं कर रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव भारत की एकमात्र सरकार जो पैसा लेकर अपने को विश्वास मत प्राप्त किया, यह कोर्ट में साबित हुआ। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसे लिए 1-1 करोड़ और बैंक अकाउंट्स में बरामद हो गए वो पैसे। वैसे आज भी बरामद हो रहे हैं, बहुत थोड़े से बरामद हुए हैं, अभी तो 36 लाख बरामद हुए हैं, 2 ठो BMW बरामद हुई हैं। पर सोचिए कि इनकी फितरत तो कितनी पुरानी है कांग्रेस साथ गठबंधन। एकमात्र प्रधानमंत्री जो उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत की चौखट पे खड़े हुए। और उसके बाद जब सोनिया गांधी जी की छत्र छाया में मनमोहन सिंह जी की सरकार चली, तब तो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके बगैर चार्जशीट फ्रेम किए हुए लोगों को बरसों बरस जेल में रखा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, महिला कैदियों के साथ किस किस प्रकार की घटनाएं की गई वो सबको पता है। और इसके उपरांत जो लोकतंत्र की बात करते हैं, अब अगर इंदिरा जी की बात की जाए, जिस समय लोकतंत्र वास्तविकता में खत्म हुआ था, आज की पीढ़ी जो हमारी जनरेशन के भी लोग हैं उनको भी नहीं मेमोरी है, इसलिए भारत की 3/4 जनसंख्या को नहीं पता है। क्या आपको पता है कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था कि 5 साल से बढ़कर 6 साल? यस, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में। आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है। वो क्यों है? MISA एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसमें अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वो जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकता था। तो
बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारें, जिनके राज में जो कुछ हुआ उसी को रखते हुए मीडिया के सामने। आप सुधार चतुर्वेदी को सुन रहे थे। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे मौजूद हैं। जरा बताइए निशिकांत जी का क्या आकलन है, झारखंड की सियासत में अब क्या होने वाला है? रोमाना, आकलन तो निशिकांत जी ने सुबह ट्वीट करके ही कर दिया था कि सरकार बनने वाली है और वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सर, झारखंड में चल क्या रहा है पूरा? सभी विधायकों को बुलाया है और सभी विधायक कल जो है केवल 30 विधायक पहुंचे थे। आज और 5-6 पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ विधायक तो यही हैं। जैसे सीता सोरेन जी पिछले 6-7 दिन से यहीं हैं, जानकारी है क्योंकि वो मेरे टच में है। तो मुझे लग रहा है कि वो उनका जो अंतिम अस्त्र है कि वो अपनी पत्नी को विधायक मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, लेकिन पत्नी उनकी विधायक नहीं है। और अब जो चुनाव है, हर हालत में चुनाव दिसंबर के पहले पहले ये विधानसभा भंग हो जानी है। तो साल भर के अंदर यदि सीट खाली भी है तो चुनाव होता नहीं है। तो गैर विधायक जो कि 6 महीने बाद मुख्यमंत्री नहीं हो पाएगा, उसको कैसे मुख्यमंत्री की शपथ जो है माननीय गवर्नर दे देंगे? तो संवैधानिक संकट है। लेकिन फिर भी यहाँ तो लिखा न पढ़ी, जो हेमंत सोरेन कहे वही सही, इस तरह की बातें चल रही हैं। उसमें उनके परिवार में बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है। वसंत सोरेन जी को लगता है कि शिबू सोरेन जी ने पार्टी बनाई, सीता सोरेन जी को लगता है कि उनके पति दुर्गा सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके परिवार का जो एक रिजेंटमेंट है वो विधायकों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। इनकी ताकत लगेगी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की। संविधान ये कहता है कि कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं, और इनके परिवार की ताकत लगेगी, खासकर भाई और इनके भाभी की, कि वो मुख्यमंत्री बने। इस कारण से मुझे लगता है कि झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या वो अरेस्ट हो जाएंगे? ये कैसे दावा कर सकते हैं आप? नहीं, मैं अरेस्ट होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उनका मूव क्या है, वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से हटकर वो ईडी का सामना करें, मुख्यमंत्री से हटकर वो जांच एजेंसी के सामना करें, मुख्यमंत्री से हटकर वो पार्टी को मजबूत बनाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि इसमें कोई ईडी भी जो है, ईडी तो उनको केवल पूछताछ के लिए बुला रही है ना। ईडी क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी, एजेंसीज क्या करेगी, वो उनका अपना विषय है। मैंने तो बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है और उनके परिवार में क्या चल रहा है, क्योंकि परिवार के लोग मेरे टच में हैं, मेरी बातचीत हो रही है। उस आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, कोई मैं आपको सूचना के तौर पर नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी जानकारी, पुख्ता जानकारी, जो मेरे से व्यक्तिगत जो राजनीतिक हालात है उसका आकलन करके नहीं, जो वो लोग मुझे कह रहे हैं, जो वहां के विधायक या उनके परिवार के लोग, क्योंकि उनके परिवार, उनके जो बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन, मेरे सबसे अच्छे मित्र थे। तो इस कारण से उस परिवार को मैं ज्यादा जानता हूं, जितना हेमंत जी जानते होंगे उस परिवार को, उतना मैं भी जानता हूं। तो उस परिवार में क्या चल रहा है उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। तो आप ये देख रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और उनके परिवार के सारे लोग आपके टच में। तो बीजेपी का भी कुछ स्टेक है इसमें? बीजेपी भी कुछ अपना प्लान कर रही है? मेरा जो सोरेन परिवार के साथ संबंध है वो मेरा व्यक्तिगत है, और दुर्गा सोरेन मेरे बहुत पुराने मित्र थे। जब मैं झारखंड की राजनीति में नहीं था तब भी दुर्गा सोरेन मेरे पुराने मित्र थे। तो इसलिए सोरेन परिवार का जो मेरा संबंध है वो नितांत व्यक्तिगत है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण हो, आपको यदि ध्यान हो, कि अभी 5-6 दिन पहले जब मैं दुमका में एक ट्रेन के उद्घाटन में पहुंचा था, तो वसंत सोरेन ने मेरे साथ मंच शेयर किया था। वो अपने आप में उसी वक्त मुझे लगता है कि वहाँ के पत्रकारों को वह बात समझ में नहीं आई कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं 24 तारीख को दुमका में था और पहली बार सोरेन परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ मेरे कार्यक्रम में मंच शेयर किया था। यही उस दिन का सबसे बड़ा न्यूज़ था, जो न्यूज़ आज अब घटित हो रहा है। निशिकांत जी, ये संपत्तियों का क्या मामला, जो 82 संपत्तियों का जो प्रकरण है? जी, मैंने लोकपाल में शिकायत की थी कि 56 ऐसी संपत्ति है जिसको इनकम टैक्स में, और जो हम लोग चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव आयोग के हलफनामे में सोरेन परिवार ने नहीं दिया है। ठीक है, चाहे वो शिबू सोरेन ये जी का हो भ्रष्टाचार या के आरोप सोरेन परिवार पर लगा रहे हैं निशिकांत दुबे, और साथ ही साथ जिस तरीके से बार बार नाम दुर्गा सोरेन और उनकी पत्नी सीता सोरेन का ले रहे हैं, तो क्या माना जाए? क्या झारखंड में परिवार, सोरेन परिवार दो फाड़ होने वाला है और सीता सोरेन की क्या बीजेपी में एंट्री हो सकती है? जिस तरीके की बात रख रहे थे यहाँ पर निशिकांत दुबे, उसके बाद इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, वो मिल नहीं रहे हैं, ईडी खोज रही है हेमंत सोरेन को। वहीं दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को बड़ी सख्त भाषा में चिट्ठी लिख दी है। सोरेन ने ईडी से कहा है
वो 2 फरवरी से होने वाले बजट सत्र में बिजी हैं और ऐसे में ईडी की तरफ से 31 जनवरी तक पेश होने के लिए जोर दिया जा रहा है। ये दुर्भावनापूर्ण है, राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने की कोशिश है। इससे ईडी के राजनीतिक एजेंडे का पता चलता है। सोरेन ने अपनी चिट्ठी में ईडी के एक्शन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। तो ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी की तहरीर से 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर भी अब सस्पेंस बढ़ गया है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। हेमंत सोरेन पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया है। हेमंत सोरेन भगोड़े नहीं हैं, ये कहा जा रहा है हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता की तरफ से। चुने हुए सीएम को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कह रही है हेमंत सोरेन की पार्टी। ये झारखंड और आदिवासियों का अपमान है। सुनिए। चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं। तब इस तरह की बातें कि अगला 48 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों को इस प्रदेश को बचाना है, झारखंडियों को बचाना है, झारखंड को बचाना है, सरकार के चुनी हुई सरकार को बचाना है। तो सभी लोग तैयार रहें, कमर कस के, हर तरह से तैयार रहें। उनके जो मंसूबे हैं वो तो बहुत तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस है क्या? खरीद फरोख्त। हमको उससे भी बचना है, बचाना है। वो प्रयास करेंगे, पिछले 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं, जब से सत्ता में सरकार आई। लेकिन झारखंड का कोई विधायक बिका नहीं। झारखंड का विधायक बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ है। ये हम लोगों ने दिखलाया, हमारे विधायकों ने दिखलाया। तो ये प्रतिक्रिया हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से आ रही है सामने। और ये जो सियासी हालात तेजी से बदल रहे हैं झारखंड में, रांची में गठबंधन पार्टियों की मीटिंग होने वाली है। रांची के सर्किट हाउस से हमारे संवाददाता दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, अपडेट क्या मिल रहा है? ये सत्ताधारी गठबंधन जो है, इसके कितने विधायक अभी तक पहुंच गए हैं यहाँ पर सर्किट हाउस, जहां पर सबको जुटने के लिए निर्देश दिए गए? जी रोमाना, पहले आपको सर्किट हाउस की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वही सर्किट हाउस है जहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, वो पहुँचे हैं और ज़्यादातर कांग्रेस के विधायक पहुँच चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात को पर भी नज़र डालनी पड़ेगी कि यहाँ पर जेएमएम के भी विधायकों को रखा गया है, उन्हें बुलाया गया है। और लगातार जिस तरीके से कल से ये मैसेज दिया गया था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, उसके बाद से ये कहा गया है कि जितने भी विधायक हैं, चाहे वो जेएमएम के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, वो सभी रांची पहुँचे। रांची के सर्किट हाउस में सबको रुकवाया गया है, सभी को बुलाया गया है कि उनके काफी दिनों तक यहाँ पर रुकना पड़ सकता है, जिस तरह की हालात और स्थिति नजर आ रही है। और दूसरी बड़ी बात रोमाना मैं बता दूं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस के तमाम विधायक आपस में मिलकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में ये तय होगा कि कल जब ईडी पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के घर पर पहुंचेगी तो उसके बाद की क्या स्थिति रहने वाली है और स्थिति के बाद से कैसे इससे निपटना होगा। एक बड़ी स्थिति के बारे में जो जेएमएम के नेता और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं रोमाना सुबह से कि सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ऐसे में एकजुट रहना है, तमाम पार्टी को कैसे महागठबंधन में सरकार बनाकर रखना है। हेमंत सोरेन की अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है, ये भी बात अब तमाम विधायक कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अगर हो भी जाती है तो उसके बाद आगे सरकार कैसे स्टेबल रहे, इस पर भी इस मीटिंग में एक बड़ी चर्चा होनी है। इसके बाद सबसे अहम मीटिंग यहाँ पे सियासी हेमंत सोरेन के साथ है, वो हेमंत सोरेन जो लगातार लापता चल रहे हैं, क्या हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंच सकते हैं? चर्चा है रोमाना कि हेमंत सोरेन यहां पहुंच सकते हैं क्योंकि तमाम जेएमएम और कांग्रेस के विधायक यहीं बुलाए गए हैं। तमाम बड़े नेता जितने भी हैं जेएमएम के, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहां पर हेमंत सोरेन किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि हेमंत सोरेन अपने घर पर भी बैठक बुला सकते हैं क्योंकि इस बैठक के बाद वो एक बड़ी बैठक हेमंत सोरेन के साथ होनी है जहां पर आगे के फैसले लिए जाने हैं, जहां पर हेमंत सोरेन ये कह सकते हैं जो अटकलें हैं कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे या फिर उनकी पत्नी या फिर कोई और सरकार चलाएगा, उस पर भी आज ही चर्चा होगी। नजर बनाकर रखिएगा। जैसे अब अगला बड़ा सवाल जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं पॉलिटिकल शो में, और वो सवाल झारखंड में मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर है। ऐसे में देखिए सस्पेंस बना हुआ है, ईडी से गिरफ्तारी कब है, झारखंड में क्या सीएम बदलना तय माना जा रहा है? शुक्ला जी, जिस तरह के हालात है उसमें लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी कोई नया उत्तराधिकारी लाएंगे, क्योंकि
यदि ऐसी स्थितियां नहीं होती तो वो गायब नहीं होते। जहां तक बार बार ये बात कही जा रही है, अभी मनोज पांडे जी का भी बयान आ रहा था कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मुझे लगता है यदि ईडी जबरदस्ती उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, इनको कोर्ट जाना चाहिए और ईडी के खिलाफ इनको वहाँ पे दस्तक दे के कार्रवाई के लिए मांग करनी चाहिए। जहाँ तक कल्पना सोरेन की बात है तो कल्पना सोरेन जी भी सीएम हो सकती हैं जी। इसके अलावा जिस तरीके के विवाद खड़े हो रहे हैं उसमें हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी कोई ऐसा विधायक चुन के सामने खड़ा करें सीएम के लिए जो उनके निर्देशों पे काम करे, क्योंकि इस समय पर हेमंत सोरेन के फैसले के खिलाफ ना तो आरजेडी जाने की स्थिति में है और ना ही कांग्रेस जाने की स्थिति में है। ऐसे में हेमंत सोरेन का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और हेमंत सोरेन ही वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब सोरेन के सामने सीएम की कुर्सी पर भी किसी तरीके से पकड़ रहे, खुद नहीं तो परिवार का कोई, और पार्टी पर भी पकड़ बनी रहे, यही है दुबे जी? नहीं, जो शुक्ला जी ने कहा और उससे पहले जो विजय भाई ने कहा था, मैं उन दोनों की बातों से सहमत हूँ। मैं एक दूसरी बात की तरफ आप लोगों का ध्यान, जब पूरा झारखंड का प्रकरण आप बता रही थी, मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अभी सुधांशु जी की आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी जिसमें वो कांग्रेस के ज़माने में किस तरह लोगों की निजता का हनन किया गया, किस तरह अधिकारों को सीमित किया गया, उसका इतिहास बता रहे थे, जो बिल्कुल सही है। मैं खुद और मेरा परिवार दोनों ही उसके शिकार रहे हैं। इमरजेंसी में मेरे पिताजी मेंटेनेंस ऑफ मीसा में बंद थे, मुझे DIR में गिरफ्तार किया गया था, है तो वो तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन भाजपा के बाद जो सरकार आएगी, भाजपा सरकार ने क्या किया वो गिनाएगी। वो दिक्कत की बात यह है कि पिछली सरकारों के आप कर्मों को गिनाते हैं और खुद आप उसको खत्म करने की बजाय, यानी अधिकारों को खोलने की बजाय, इससे बजाय इसके कि आप राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की म्युनिसिपैलिटी में पतित कर दें। अब राज्यपाल जो है वो DGP, मुख्य सचिव सबको अपने बंगले में तलब कर रहा है। किस अधिकार से? वो राज्यपाल के तहत तो काम करते नहीं है। राज्यपाल के पास कोई कार्यकारी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि राज्यपाल के पास कभी भी न संविधान मत किसी भी तरीके से कभी भी कोई कार्यकारी अधिकार नहीं होता है। फिर भी राज्यपाल पूरी ब्यूरोक्रेसी के जो शीर्ष हैं उनको अपने यहाँ तलब कर रहा है। यानी जो राज्य सरकार है उसको आपने अघोषित रूप से एक म्युनिसिपैलिटी में बदल दिया है। तो जब आप ये करेंगे तो आगे आने वाली सरकारें आपके कर्मों को गिनाएंगी। मतलब संवैधानिक संकट एक तरीके से। रामकृपाल सर, देखिए रोमाना जी, जो घटनाक्रम है ये तो बहुत ही दुखद है कि एक मुख्यमंत्री के बारे में यह देश चर्चा कर रहा है कि वो 24 घंटे से कहाँ है। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी, मुझे नहीं याद है कि कभी ऐसा किसी और मुख्यमंत्री ने किया हो या किसी के साथ ऐसा हुआ हो। आप चाहे जो भी हो, ईडी या जांच एजेंसी किसी को सजा नहीं दे सकती, कोई पार्टी कोई सरकार किसी को सजा नहीं दे सकती। उसके लिए हमारी अदालतें हैं और मैं मानता हूं कि अदालतें हमारी उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाई है जब तक कोई वो फैसला कोई नहीं करती हैं। और उसके बाद लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कहीं से कुछ गलत हो रहा है और अगर राज्यपाल मिसयूज कर रहे हैं पावर का, तो आप जानिए कि राज्यपालों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ये सब स्ट्रक्चर पास करती हैं। केरल के राज्यपाल के खिलाफ हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने मामले में जज नहीं बनिए और ये बताइए कि मैं सिंपल चीज कह रहा हूँ, अगर इस लोकतंत्र का किसी राज्य का मुखिया जी 10 समन एक जांच एजेंसी दे रही है, उसके सामने वो आ नहीं रहा है, और अगर आज वो कह रहा है कि इतने महीनों से समन जा रहे हैं, आज को तो पूछता नहीं, वही कह रहा हूँ कि आज वो बजट की बात कर रहा है। अभी आप बता रही थी कि कल ही एक चिट्ठी गई है उनके ऑफिस से कि 31 तारीख को मुख्यमंत्री जी पेश होंगे। या तो वो चिट्ठी गलत है या आज खुद जब मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं कि 31 को हमें क्यों बुलाया जा रहा है। ये सब क्या छिछालेतर हो रही जनता के सामने। ये देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, जल्दी से सर ब्रेक लेना। सिंपल सी बात है कि कुछ भी हो, लोकतंत्र का आज हमारा कितना भी खराब सिस्टम हो, आम जनता भी उसी को फेस करना है। तो आप एक आम नागरिक की तरह फेस कीजिए, भागिए मत। आप सत्ता में तो आप उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर सकते ना। तो झारखंड के मुख्यमंत्री की गुमशुदगी की मिस्ट्री, और ऐसे में बड़ा सवाल ये, ईडी से गिरफ्तारी कब है, झारखंड में सीएम बदलना तय। और विजय जी, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे। ये बता रहा था कि जैसे हेमंत सोरेन साहब अभी नहीं नजर आ रहे हैं, ईडी के उसमें दायरे में नहीं आ रहे हैं, उसी तरह से उनके पिता थे शिबू सोरेन साहब हैं, मतलब वो भी 21 दिन तक गायब रहे थे और उस समय वो केंद्र में मंत्री थे। तो अब भी उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो उनको तलाश रही थी। तो वहाँ पर ये
इसको कह सकते हैं कि परंपरा जैसा हो गया है कि परिवार में शिव परंपरा, परिवार में परंपरा। और जो बात अभय जी बात कर रहे थे राज्यपाल की, तो राज्यपाल को ये एक्सक्यूज हेमंत सोरेन ने दिया ना। जब आज चीफ मिनिस्टर वहां पर नहीं है तो राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं उसको देखे। राज्यपाल आंखें बंद करके नहीं रह सकते कि झारखंड को किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए छोड़ दिया जाए। और उस वजह से मुझे लगता है कि झारखंड में राज्यपाल ने सभी ऑफिसर्स को, बड़े ऑफिसर्स को बुलाकर जो सिचुएशन है उस पर ओवरलुक किया होगा। ये तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाली सिचुएशन हो गई ना कि सीएम ही नहीं है, सीएम ही गायब है, पैनिक हो जाएगा। देखिए, देश का मुखिया और राज्य का मुखिया जब क्षेत्र छोड़ता है, यानी राज्य का मुख्यमंत्री जब राज्य छोड़ता है और देश का प्रधानमंत्री जब देश छोड़ता है, तो संवैधानिक व्यवस्था के लिए वो किसी न किसी को नियुक्त करके जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पे जाते हैं तो या तो राजनाथ जी या आपके निर्मला सीतारमण जी, इनमें से किसी न किसी को ये दायित्व दे के जाते हैं कि देश उनकी अनुपस्थिति में इनकी निगरानी में चलेगा। उसी तरह से जब चीफ मिनिस्टर कहीं बाहर जाते हैं तो अपने ही कैबिनेट के किसी मंत्री को ये जिम्मेदारी दे के जाते हैं कि राज्य में उनकी अनुपस्थिति में सारा कामकाज वो देखेंगे। हेमंत सोरेन जी की जो चूक हुई स्ट्रेटेजी में, वो यही चूक हुई है कि वो वहाँ पे किसी को इस मामले में नियुक्त करके नहीं निकले। और आज भारतीय जनता पार्टी को जो मौका मिला है वो इसीलिए मौका मिला है और राजनीतिक संकट का सवाल इसी वजह से बिल्कुल। और सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से जवाब देते नहीं बन पा रहा है कि आखिरकार गायब कहाँ हो गए, ना कोई अता ना कोई पता, लापता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।